friends, welcome to my YouTube channel Education for All and I am Sarapreet. Today our discussion will be on combustion and flame. Combustion मैंने पार्ट 1 में पढ़ा दिया था आपको और इस बार हम पढ़ेंगे फ्लेम के बारे में और फ्लेम से मतलब फ्यूल्स वगैरह के बारे में और क्लोरिफिक वैल्यू इनकी। क्लोरिफिक वैल्यू आपको वैसे साइंस में आगे मतलब कभी आई नहीं होगी, बट इस वीडियो में आपको क्लोरिफिक वैल्यू पूरी की पूरी समझ आ जाएगी। तो इस वीडियो को देखने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आप मेरी वीडियो की न्यू अपडेट्स चाहते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा बच्चा है जो 8th में पढ़ता है या फिर कोई भी ऐसा जो साइंस में इंटरेस्टेड है या फिर इस चैप्टर के बारे में नॉलेज चाहता है तो प्लीज़ उसे ये वीडियो शेयर करें। और अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी और आपको कंबशन नहीं समझ में आया किसी वीडियो से तो मेरी प्लीज़ वीडियो देखें, पार्ट 1 देखें और इसके बाद अब मैं पार्ट 2 शुरू करती हूँ और जिन्होंने पार्ट 1 देखा है वो पार्ट 2 देखें, ठीक है। तो फ्लेम होता क्या एग्जैक्टली? तो आपने देखा है आपको मैंने कंबशन पढ़ाया था। कंबशन क्या होता है? एक केमिकल प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है कोई सब्सटेंस ताकि हीट और लाइट प्रोड्यूस हो। और अब फ्लेम में क्या डिफरेंस है? इन कंबशन और फ्लेम में क्या डिफरेंस है? तो फ्लेम वो रीजन होता है, मतलब फ्लेम इज ए रीजन वेयर कंबशन टेक्स प्लेस। मीन्स देखो, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, लाइक कैंडल में अब कंबशन कहाँ पे हो रही है? यहाँ पे इस रीजन में ना, तो इसे हम कहेंगे फ्लेम, कैंडल्स फ्लेम। ओके, तो वो रीजन जहाँ पे कंबशन होती है और जहाँ पे आप ये कह सकते हो जहाँ पे कंबशन होने के कारण हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उसे हम फ्लेम कहते हैं। और फ्लेम गैसियस और लिक्विड दोनों सब्सटेंसेस में होती है। मींस कि कोई भी सब्सटेंस कंबशन करता है तो उसकी फ्लेम होती है। लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस में ये सब में होता है। सॉलिड्स में एक चीज़ होती है बस, मतलब कि आपने देखा, मैंने आपको बताया कि लिक्विड और गैस दोनों में होता है, बट अब सॉलिड का क्या हुआ? तो सॉलिड में क्या होता है कि जब आप कोई भी मतलब कैंडल को बुझाते हो तो उसमें से एक धुआं निकलता है। तो वो जो धुआं होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है, इट मीन्स वो एक सॉलिड पार्टिकल है। तो वो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो बर्न कर सकते हैं, मीन्स वो कंबशन कर सकते हैं, वो फ्लेम के साथ जल सकते हैं। बट बाकी जो सॉलिड्स हैं, नॉर्मल जो सॉलिड्स हैं हमारे पास, जैसे ये स्केच है, ये ब्लैक बोर्ड है, ये सब कुछ फ्लेम के साथ नहीं जलेगा। जलेगा भी तो उसके पार्टिकल्स जलेंगे। मीन्स कि मैं आपको सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आप समझाऊँ तो जब आप किसी भी सब्सटेंस को कंबशन कराते हो, जो रीजन पे फ्लेम बनती है, अब उसमें से जो सॉलिड पार्टिकल्स निकलेंगे बर्न करने के बाद, वो सॉलिड पार्टिकल्स बर्न होंगे और वही सॉलिड पार्टिकल्स फ्लेम के साथ बर्न होंगे। कंबशन तो हर कोई सॉलिड पार्टिकल करता है, बट फ्लेम के साथ करे या ना करे ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो आप कह सकते हो अपने टीचर को, अगर आपकी टीचर आपसे पूछें कि सॉलिड जो है वो कंबशन करते हैं या नहीं, तो आप कह सकते हो कि जब हम किसी चीज़ को कंबशन कराते हैं उसमें से फ्लेम निकलती है, फ्लेम में से जो सॉलिड पार्टिकल्स निकलते हैं, जब किसी गैसियस और लिक्विड सब्सटेंस को कराते हैं तो उसमें से जो सॉलिड पार्टिकल्स निकलते हैं वो करते हैं कंबशन, मीन्स वो जलते हैं फ्लेम से। इस तरीके से आप जान सकते हो। इसके अलावा आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एक कैंडल लीजिए, ठीक है, कैंडल को आप जलाइए, फिर हम बुझा दीजिए, 2 मिनट बाद बुझा दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, एक मैच स्टिक जलाइए जल्दी से और उसके जो धुआं है, कैंडल के आसपास जो धुआं निकल रहा है उसको क्या कीजिए, पास में उसके जो मैच स्टिक जलाई आपने, धुएं के पास जो मैच स्टिक आपने जलाई वो लेके आइए। जब आप लेके आओगे ना तो क्या होगा, आग लगेगी। तो वो चीज़ है कि है ना, मतलब इस तरीके से आप शो कर सकते हो कि जो कैंडल का जो गैसियस पार्टिकल्स था वो सॉलिड था और जो सॉलिड था, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो सॉलिड थे वो क्या कर रहे थे, कंबशन कर रहे थे। मीन्स उसके बाद वो क्या किए, कंबशन तो हर कोई किया, बट
वो फ्लेम से भी जले। तो इस तरीके से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, मीन्स ऑब्जर्वेशन किसी को दे सकते हो, किसी को एक्टिविटी बता सकते हो कि ये एक्टिविटी करके देख लो, इससे मैं शो कर सकता हूँ कि फ्लेम जो है सॉलिड्स में क्यों सिर्फ इसमें ही जलती है। मीन्स कि जब हम किसी गैसियस और लिक्विड पार्टिकल को जलाते हैं तो ही क्यों सॉलिड जलता है, समझिए। तो इस तरीके से आप किसी भी एक्टिविटी ये वाली शो कर सकते हो किसी को भी, ठीक है। इसके बाद बात आई फ्लेम। फ्लेम के कितने पार्ट्स देखे होंगे आपने, देखते हो जब कैंडल जलाते हो, ठीक है, जहाँ फिर कभी भी आग सेकते हो तो आप देखते होगे अंदर सिर्फ ऐसे तो नहीं होती फ्लेम, है ना, क्या होता है उसमें ऐसे होती है बीच में कहीं पे, फिर उसके अंदर ऐसे भी होता है एक पार्टिकल, फिर उसके नीचे ऐसे भी होता है। तो वो क्या होते हैं, तो वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि उसके जोन्स होते हैं। मीन्स जब आप किसी कैंडल को किसी भी जोन मतलब फ्लेम को जलाओगे तो फ्लेम के जोन्स निकलेंगे। अब वो जोन्स कितने होंगे, उनके जोन के टाइप्स पे उन्हें 4 टाइप्स में बांटा गया, 4 टाइप्स। सो द फर्स्ट हम पहले पढ़ेंगे कि उनकी टाइप्स कैसी हैं और फिर हम उनको रीड करेंगे ध्यान से। ये टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आगे जाके बहुत काम आएंगी। मीन्स कि आपको इसके लिए मेन क्वेश्चंस आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आप इन्हें रीड करना ना भूलें और ध्यान से देखिए इस वीडियो को, ठीक है। ओनली फॉर 4 पार्ट्स हैं, मैं आपको मेन चीज़ें पढ़ाऊंगी जो उन फ्लेम में है। सो द फर्स्ट इज, सबसे पहले तो फ्लेम बनाते हैं। तो फ्लेम में इधर की तरफ 3 पार्ट होते हैं और एक नीचे चौथा है, ऐसे नीचे ब्लू कलर का आपने देखा होगा, और ये फ्लेम, ठीक है। सो जो बाहर की तरफ पार्ट होता है वो है आउटर मोस्ट नॉन लुमिनस जोन। इसे ध्यान से सुनना, ये वाला बहुत पार्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपकी डेली लाइफ में अगर आप कभी भी यूज़ करो, मतलब आप देखते हो कि सोना कैसे पिघलाया जाता है, आयरन कैसे पिघलाया जाता है, तो यही पार्ट यूज़ होता है। तो इसे ध्यान से देखना आउटर मोस्ट पार्ट को। तो आउटर मोस्ट पार्ट ज़्यादातर आपको विजिबल नहीं होता। आप सोच रहे होंगे जब मैंने ये जोन्स बनाए थे तो आप देख रहे होंगे कि हमने इसका सिर्फ 2 पार्ट्स देखे हैं, एक में ऑरेंज होता है, एक में येलो होता है, और एक ब्लू देखा है, बस इसके अलावा तो देखा नहीं। तो वही मैं कह रही हूँ कि ये वाला जो बाहर वाला जो ऊपरी पार्ट है वो ज़्यादा विजिबल नहीं होता। बहुत ध्यान से आप देखो तब जाके आपको दिखेगा। वही चीज़ कह रही हूँ कि ये इनविजिबल होता है बट इसमें कंप्लीट कंबशन होती है। मीन्स कि ऑक्सीजन, O2 इज द बेसिक नीड ऑफ कंबशन। मैंने आपको बताया कि सपोर्टर ऑफ कंबशन भी कहते हैं इसे। तो ये कंबशन कराता है। तो देखो अब बाहर के जो पार्ट्स हैं, अब बाहर जो फ्लेम है वो ज़्यादा ऑक्सीजन लेगी ना, जो मतलब देखो जैसे आपकी बहन ने खाया खाना, आपकी बहन ने खाया खाना, ठीक है, बहुत सारा खाना था, उसमें से बहन ने खा लिया, ठीक है, उसके बाद जो बचा आपने खाया, फिर उसके बाद जो बचा वो दूसरे ने खाया, ठीक है, बम खत्म हो गया। इसी तरीके से कह रही हूँ कि जब ऑक्सीजन खाने को मिला उन्हें तो आउटर मोस्ट पार्ट सबसे पहले खाएगा ना, तो वो ज़्यादा खाएगा क्योंकि उसके पास ज़्यादा आया है, ठीक है, ख़त्म हो गया नहीं आया, यूज़ होके नहीं आया, सीधा आया, तो फिर वो ज़्यादा खाएगा। तो ऑब्वियसली आउटर मोस्ट पार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, इसीलिए वो कार्बन पार्टिकल्स छोड़ता है, ठीक है। इट मीन्स कि जब वो कंबशन करता है तो उसे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है और इसीलिए वो कार्बन पार्टिकल्स भी छोड़ता है। और ये ऐसा जोन होता है जहाँ पे कंप्लीट कंबशन होती है। अब एक माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि जब गोल्डस्मिथ, मैंने आपको बताया था गोल्डस्मिथ जो होते हैं वो यही जोन क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा, मैंने बताया आपको, तो फिर क्यों आया ये क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मतलब कि ये क्यों ऐसा होता है, तो देखो पहले तो कि जब गोल्डस्मिथ इसको यूज़ करते हैं तो बेसिक, पहले मैंने आपको बताया, अभी थोड़ी देर अगर आप पीछे करके देखो वीडियो तो मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन ज़्यादा मिल रहा है, समझिए आप, ज़्यादा मिल रहा है, इट मीन्स कंबशन ज़्यादा होगी। अगर आपको बहुत सारे मतलब कंबस्टिबल सब्सटेंस को ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिल रहा है तो वो और ज़्यादा बर्न करेगा, बट अगर कम मिल रहा है ऑक्सीजन तो वो डिक्रीज हो जाएगी उसकी फ्लेम। इसी तरीके से मैं ये कह रही हूँ कि इसको अगर ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा इट मीन्स वो ज़्यादा भड़कालू होगा, है ना। अगर किसी के पास ज़्यादा सामान, मतलब जैसे देखो कोई अमीर बंदा देखा है, उसको इससे कंपेयर कर सकते हो कि ऑक्सीजन को उसकी जगह पे ले लो पैसा,
उसके बाद बहुत सारा पैसा है, तो ऑब्वियसली ईगो तो आएगी ही। इसी तरीके से कह रही हूँ कि ऑक्सीजन जो है वो इसे मिल रहा है आउटर मोस्ट पार्ट को, इट मीन्स उसके अंदर अब गर्म आ गई है, मतलब हॉटनेस आ गई है, हॉटेस्ट पार्ट बन गया वो ऑक्सीजन का, ठीक है। तो इसीलिए गोल्ड स्मिथ क्या करते हैं, इन पार्ट्स के पास आयरन गोल्ड वगैरह लेके आते हैं और वो क्या करता है, पिघल जाता है। आउटर मोस्ट पार्ट समझ में आ गया होगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इन सब में से, बाकी सारे भी इम्पोर्टेंट है, आपको समझने हैं, बट ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आया मिडल ल्यूमिनस जोन। मिडल ल्यूमिनस जोन वो जोन है, पहले मैं आपको दिखा रही थी, ये वाला जोन है, ठीक है। तो इस जोन में आपने देखा होगा येलो येलो कलर होता है ना, येलो येलो कलर का, तो यही जोन जो है इसमें ऑक्सीजन थोड़ी सी कम आती है, कोई बात नहीं, लेकिन ये तब भी थोड़े से कार्बन पार्टिकल्स और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस छोड़ता है, जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। मैं आपकी आगे जाके एंड में चैप्टर के बताऊंगी कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है, वो हेमोग्लोबिन के ऊपर क्या असर करती है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है। तो मिडल ल्यूमिनस जोन, ठीक है, तो इसमें आपको देखा कि है ना, इसमें अब इसने खा लिया ऑक्सीजन, इसको थोड़ा सा मिला, इट मीन्स उसे कम ही मिला होगा, तो इट मीन्स वो कार्बन पार्टिकल्स जो है वो ज़्यादा छोड़ेगा, क्योंकि कंबशन कम हो रही है, तो ऑब्वियसली कार्बन पार्टिकल्स ज़्यादा छोड़ेगा, समझ गए। और मिडल ल्यूमिनस जोन में, ठीक है, मिडल ल्यूमिनस जोन में थोड़ी सी ठंड होती है, और इसमें क्या होता है, थोड़ा सा आपको ऑरेंज कलर में दिखेगा। इस जोन के बारे में अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में देखना चाहें तो आपको 9th में आएगा, ठीक है, बट अभी 8th में इसके बेसिक समझाएं आपको। इसके बाद है इनर ल्यूमिनस जोन, और यू कैन से ब्लैक जोन एक तरीके से, ठीक है। ब्लैक जोन इससे पता लग गया होगा आपको कि ये काले रंग का होता है, क्योंकि देखो बड़े भाई ने खा लिया ऑक्सीजन, छोटे भाई मिडिल भाई ने नहीं खा लिया, छोटे भाई को नसीब नहीं हुआ, ठीक है, तो वो काला रह गया, क्यों, इसलिए यहाँ पे कार्बन पार्टिकल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, समझ गए। जब भी आप यहाँ पे देखें ना, अगर मतलब रिसर्च करके देखें अगर फ्लेम के बारे में, तो आपको सबसे ज़्यादा कार्बन पार्टिकल्स इसी में मिलेंगे, समझे। तो इसी तरीके से आप कह सकते हो इसे इनर ल्यूमिनस जोन की जगह ब्लैक ल्यूमिनस जोन, समझे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन है, मतलब आप इसको अगर आप आगे जाके डिस्क्रिप्शन में पढ़ो तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, बट अभी 8th के बेसिस पढ़ते हैं। इसके बाद है ये वाला जोन, जिसको मैंने काला काला किया हुआ है, बट ये है ब्लू, ठीक है। ब्लू लुमिनस जोन, अब आपके मन में आया होगा कि सारे तो कार्बन छोड़ रहे हैं, तो ये क्यों ब्लू हुआ पड़ा। तो मैं आपको बता दूं, जब ये जलता है तो यहाँ पे जो वैक्स होती है वो क्या करती है, इसके साथ रिएक्ट करती है, मीन्स इसे ऑक्सीजन भी खुला मिल रहा है, क्योंकि ये तो नीचे है ना, नीचे है, तो यहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, इसके बाद यहाँ पे वैक्स भी आ रही है इसके पास, तो जो वैक्स है वो वेपर्स में चेंज हो जाती है, और जो वैक्स है उसके साथ कुछ गोल मोल सा करके एक तरीके से ब्लू कलर बनाती है, इसलिए इसे ब्लू लुमिनस जोन भी कहा जाता है। तो ये जोन्स आपको थोड़े से ध्यान से रीड करने होंगे, बट अब आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर किसी के मन में आई हो तो फिर बहुत अच्छी बात है। देखो अब आपने देखा ये फ्लेम ऊपर की तरफ ही क्यों ऐसे नहीं होती क्या फ्लेम, ऐसे नहीं हो सकता, मीन्स अगर आप लक्कड़ इधर की तरफ चलाओ लेकिन इस तरफ ऐसे ही हो जाए फ्लेम, इस तरीके की क्यों नहीं होती फ्लेम, मतलब किसी और डायरेक्शन में क्यों नहीं जाती, ऊपर की तरफ ही क्यों, ऊपर कुछ है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि जो इसमें एयर, मतलब इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं एयर के, ठीक है, एयर की भी कुछ टाइप्स होती है ना, तो वो लाइट होते हैं, लाइटर देन द एयर, मीन्स कि जो आसपास एयर है वो लाइट होती है बहुत ज़्यादा, जो कि उसे ऊपर की तरफ कर देती है फ्लेम को।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स में भी आ सकता है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, दैट इज फ्लेम। ये चैप्टर आपके लिए सच में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके आगे जाके काफ़ी काम आने वाला है, तो इस चैप्टर को ध्यान से देखें। इसके बाद आया फ्यूल। फ्लेम के बारे में आपको पता लग गया, अब फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूल में भी आपको फ्लेम ही आएगा ना, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस, लाइक क्लोरिफिक वैल्यू मैंने आपको कहा था कि अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, तो वही चीज़ अभी इसमें आएगी, बट आपको पहले फ्यूल समझना होगा क्या होता है। फ्यूल तो वैसे कॉमनली सबको पता ही है कि क्या होता है, बट अगर हम कंबशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कुछ कंबशन के साथ रिलेटेड कुछ करना चाहिए ना इसका कॉन्सेप्ट। मीन्स कि अगर आप कोई डिफाइन कर रहे हो और आपको कहे कि कंबशन के बेसिस पे करो, तो आप क्या करोगे, तो ये क्वेश्चन अराइज होगा आपके मन में, तो इसके लिए बेस्ट डेफिनेशन है, ठीक है। आप कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न कर, वो मतलब अगर आप फ्यूल की डेफिनेशन लिखना चाहो कंबशन के तौर पे, तो आप लिख सकते हो वो कंबस्टिबल सब्सटेंस जो सबसे ज़्यादा हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है बर्न होने पे, उसे हम फ्यूल कहते हैं। लाइक पेट्रोल देखा, पेट्रोल कहते हैं ना, पेट्रोल को कभी आग के पास नहीं लेके आना चाहिए, वही चीज़ कह रहे हैं कि पेट्रोल जो है वो बहुत जल्दी आग पकड़ता है। वही चीज़ है कि है ना, जो वो कंबस्टिबल सब्सटेंस जो सबसे जल्दी आग पकड़ता है या फिर हीट और लाइट बहुत जल्दी प्रोड्यूस करता है, उसे कहते हैं फ्यूल। इस तरीके से आप एग्जांपल भी दे सकते हैं, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, और इन सब के बारे में आपने वैसे पढ़ा ही होगा फिफ्थ, अगर वीडियो आपने देखी 5th चैप्टर में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी 5th चैप्टर की तो वो भी देख लीजिए, बट अभी अपने चैप्टर पे आते हैं, फ्यूल। तो हम पढ़ रहे थे फ्यूल के बारे में। तो फ्यूल तो काफ़ी होते हैं, ख़राब भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, कुछ अच्छी क्वालिटी के होते हैं, कुछ घटिया क्वालिटी के होते हैं। तो एक अच्छा फ्यूल क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करोगे? अगर मान लो आपसे कोई पूछे कि एक अच्छा फ्यूल क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? तो आप कुछ उसे टिप्स दोगे कि ये टिप्स अगर किसी फ्यूल में है तो इट इज़ अ आइडियल फ्यूल, बट इफ द टिप्स आर नॉट, देन इट इज़ नॉट अ आइडियल फ्यूल। ओके, सो आइडियल फ्यूल की कुछ देखते हैं कि क्या होती हैं वो। सो सबसे पहले तो आइडियल फ्यूल जो है वो इग्निशन टेम्परेचर जो है उसका रूम टेम्परेचर से हाई होना चाहिए। देखो सारे स्टूडेंट्स, क्या होता है कि अगर मान लो अगर आपके फ्यूल का जो मतलब आप फ्यूल ले रहे हो वो रूम टेम्परेचर पे बर्न हो जाए, तो कहीं पे भी आग लग सकती है, कितनी सारी जिंदगियां खराब होंगी, कितने घर खराब हो जाएंगे। तो इसलिए एक आइडियल फ्यूल वही है जो इग्निशन टेम्परेचर हाई रखे या फिर लो रखे रूम टेम्परेचर से, मतलब उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर कभी भी नहीं होना चाहिए। और बाकी उसके अंदर हाई क्लोरिफिक वैल्यू होनी चाहिए। क्लोरिफिक वैल्यू क्या होता है वो तो बताऊंगी ही मैं आपको, बट पहले ध्यान से सुनिए आइडियल फ्यूल क्या होता है। तो ये सेफ होना चाहिए, आइडियल फ्यूल सेफ होना चाहिए और इजी टू ट्रांसपोर्ट, मीन्स कि सेफ होना चाहिए। मीन्स कि अगर आप ऐसा नहीं कि थोड़ा सा टच कर दोगे तो फिर वो जल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए उसमें। उसको इतना सेफ होना चाहिए कि अगर उसे मतलब थोड़ा सा गिरा भी दें तो भी वो बर्न ना हो, ठीक है। और ये पाइपलाइन से जल्दी ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, मीन्स कि ये नहीं कि है ना इतनी देर लग जाए, फिर हमें टाइम वेस्टेज होती है। टाइम वेस्ट आपको पता ही आजकल टाइम कितना प्रीशियस है, तो इसलिए ये जल्दी ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। दूसरा है कि ये चीप होना चाहिए, मीन्स इतना महंगा फ्यूल लेके आप गाड़ी चलाते हो तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। रेडियली अवेलेबल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस कम होना चाहिए, चीप होना चाहिए, ठीक है। रेडियली अवेलेबल मीन्स कि कहीं पर भी अब मिल जाए, ये नहीं कि आप 2 किलोमीटर चल के जा रहे हो, फ्यूल ले रहे हो, फिर वही फ्यूल आने में लगा रहे हो, तो फिर इसका फ़ायदा क्या हुआ? तो वही चीज़ है कि आसपास अवेलेबल होना चाहिए। इसके अलावा वो अपना मॉडरेट रेट पे बर्न होना चाहिए, मीन्स कि आप फ्रेम जैसे आपके घर पे सीएनजी यूज़ होती है आपके घर पे? हाँ होती है। सरकार ने वैसे भी अब लागू कर दिया है कि ज़रूरी है हर घर में सीएनजी। तो सीएनजी को जब आप जलाते हो, ऐसे जलाते हो माच स्टिक से, किसी से भी जलाते हो, तो वो जल्दी जल जाती है। बट अगर आप किसी और फ्यूल को जलाओ, मतलब कोई ऐसा फ्यूल जो मतलब सस्ता सा हो, थोड़ा सा मतलब अच्छा ना हो, तो फिर आप अगर जलाओगे तो क्या होगा, वो सही तरीके से बर्न नहीं करेगा,
ठीक है, उसे देर लगेगी बर्न होने में। तो वही बात है कि वो मॉडरेट रेट पे बर्न हो जाना चाहिए, ठीक है। और बाकी आपको पता ही है कि है ना, उसमें पॉइजनस फॉर्म्स नहीं आनी चाहिए। आपको पता ही है हमारे इन्वायरमेंट पे अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा हील हो रहा है हमारा अर्थ, बट इससे पहले कितनी ग्लोबल वार्मिंग थी, कितना कुछ था, है ना। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो आइडियल फ्यूल है वो कभी भी पॉइजनस फॉर्म्स नहीं देना चाहिए। ये आपके लिए बहुत हार्मफुल भी है। जैसे आपने देखा होगा जो गांव में औरतें होती हैं वो वुड जलाती हैं ऐसे फूक फूक सी मार के, है ना। तो जब वो जलाती है तो उसमें से कार्बन निकलता है और वो उनकी सांसों में जाता है, जिस वजह से उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो वो चीज़ जो है वो बहुत बुरी हो जाती है आगे जाके। फिर आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस कितनी बेकार हो जाती होंगी, है ना, क्योंकि आप ऑपरेशन कराओगे अपना, फिर घर के खर्चे कैसे उठाओगे। तो वही चीज़ मैं कह रही हूँ कि इसलिए पॉइजनस, इससे अच्छा कि तुम सीएनजी ले लो, ठीक है। और सीएनजी ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, इतना महंगा नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी से तो महंगा है ही, ठीक है। तो इसलिए आपको आइडियल फ्यूल जो है वो अच्छा लेना चाहिए। और जो ये टिप्स दी हैं मैंने उसके मुताबिक लेना चाहिए। इसके बाद बात आई, मैंने आपको तब से कही जा रही क्लोरिफिक वैल्यू समझाऊंगी, क्लोरिफिक वैल्यू समझाऊंगी, तो अब समझाते हैं क्लोरिफिक वैल्यू एग्जैक्टली होता क्या है। तो क्लोरिफिक वैल्यू का रिलेशन फ्यूल से है। आइडियल फ्यूल में मैंने पढ़ाया था कि क्लोरिफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए। तो वही चीज़ मैं कह रही हूँ, क्या होता है कि जब कोई फ्यूल, ध्यान से सुनिए, जब कोई फ्यूल 1 ग्राम बर्न होता है और जो एनर्जी निकलती है उसे क्या कहते हैं, क्लोरिफिक वैल्यू। मीन्स जब आप 1 ग्राम फ्यूल को जला दोगे तो उसमें से जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसे हम कहेंगे क्लोरिफिक वैल्यू। अब आप एक और क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि 1 kg फ्यूल क्यों नहीं। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब हम 1 kg को फ्यूल को जलाएंगे कितना फ्यूल वेस्ट होगा। तो इतना फ्यूल क्यों जलाना, सीधा 1 ग्राम जलाओ। सिर्फ 1 ग्राम इसलिए लिया गया क्योंकि 1 kg जो बहुत बड़ी क्वांटिटी है, ठीक है। और अब देखो अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि क्लोरिफिक वैल्यू की ऐसा यूनिट क्या है। मीन्स अगर आप 45 एनर्जी का फ्यूल 1 ग्राम फ्यूल को जलाते हो, ठीक है, पेट्रोल को जलाते हो, तो उसमें से 45 की एनर्जी निकलती है। तो पीछे क्या लिखोगे, 45 तो कोई नंबर भी हो सकता है, कोई न्यूमेरिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, न्यूमरेशन हो सकता है। तो क्या लिखोगे आप ताकि आप क्लोरिफिक वैल्यू को डिफाइन करो। तो आप लिख सकते हो कैजोल पर ग्राम, दिस इज द यूनिट। जॉली अपने फेमस साइंटिस्ट हैं कि जिन्होंने फ्यूल्स के डिस्कवरी, मतलब क्लोरिफिक वैल्यू का काफ़ी डिस्कवर किया था, उनके नाम पे ये जॉली जो है वो उनको रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। अब ठीक है, तो आपको ये क्लोरिफिक वैल्यू समझ में आएगी, ये आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस यूनिट को समझ लीजिए पूरी तरीके से। ये क्वेश्चन में मन क्या आ सकता है कि 1 kg फ्यूल जो है उसे क्यों नहीं कहा जाता, मतलब 1 kg फ्यूल को क्यों कंबशन में कहा जाता है कि है ना इसकी कंबशन कराओ तो क्लोरिफिक वैल्यू निकल आएगी। तो इसीलिए नहीं कहा जाता क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी है। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट, इट इज़ अनकन्वीनियंट। सो इफ एनीवन आस्क यू एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस कि व्हाई 1 ग्राम ऑफ फ्यूल इज बर्न नॉट 1 kg, देन यू कैन से दिस। इसके बाद बात आई कि आज आप देखा, मैंने आपको बताया कि कितना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, कितना कुछ हो रहा है। फ्यूल्स को जब आप बर्न करते हो कितना कुछ होता है, देखते हो ना। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड के क्या हार्म्स होते हैं, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो ये इसी के अंदर बेस्ड हैं कि फ्यूल्स की कितनी हार्म्स होती हैं। तो कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आप इंडिविजुअल लेवल पे दे सकते हो। जैसे आप देखते हो छोटे बच्चे भी ऐसे बाइक चला रहे होते हैं किसी छोटे से काम, मतलब घर के पास में ही है दुकान, लेकिन तब भी बाइक लेके जाएंगे, मंदिर बाइक लेके जाएंगे, वहाँ तक तो चल के चल जाओ भाई। तो वही चीज़ कह रही हूँ कि घर, मतलब अगर आपके आसपास साइकिल है, कुछ भी है, तो वो चलाइए जिसके अंदर फ्यूल्स नहीं वेस्ट होते। साथ में तो फ्यूल्स भी बचेगा, ऊपर से अपना इन्वायरमेंट भी हरा भरा रहेगा। तो वो चीज़ ही है कि फ्यूल्स को कम से कम यूज़ कीजिए, ज़्यादा नहीं यूज़ करना। मतलब अगर कोई ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो आपको बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है तो फिर आप यूज़ कीजिए, ठीक है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। मतलब हम गैस छोड़ ही आए हैं, मतलब ये जो
मोटरसाइकिल से गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कुछ हम छोड़ ही जाने, बट इनके इफेक्ट्स क्या है। तो अब एक दिन मतलब कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हैं आपको, ठीक है। आप क्या करो, एक रूम बंद कर लो, उसके अंदर क्या करो, कोयला जला लो। कोयले में भी कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलती है। चैप्टर नंबर 5 में आपने पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो फिर प्लीज़ देखिए, ठीक है। तो फिर उसमें से भी निकलती है गैस, ठीक है। वो जो गैस होती है, अगर आप एक दिन सो जो वहाँ पे, तो आप क्या होगा, आपके अंदर जो हेमोग्लोबिन है, ब्लड कैरी करता है, वो क्या होगा, स्वेल अप करोगे। जब स्वेल अप करोगे, जय श्री राम, मीन्स कि जो हेमोग्लोबिन है उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगा, वो कंबाइन करेगा हेमोग्लोबिन के साथ और अपनी क्वांटिटी बढ़ाएगा और हेमोग्लोबिन की कम कर देगा। इसी तरीके से कह रही हूँ कि ये बहुत हार्मफुल चीज़ें जिनकी आपको प्रिकॉशंस रखनी ही पड़ेगी। इसके अलावा हमारे एक्वेटिक एनिमल्स भी बर्बाद हो रहे हैं इसकी वजह से। अब सोचोगे कि एयर पोल्यूशन हो रहा है, यार वाटर पोल्यूशन थोड़ी ही हो रहा है। तो वाटर पोल्यूशन हो रहा है जब आपकी गैसेस निकलती हैं, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एसेट्रा। जब ये निकलती हैं तो ये गैसेस क्या करती हैं, ये क्लाउड्स के साथ ऐसे रिएक्शन करती है, उसके वेपर्स के अंदर, गैसेस के अंदर रिएक्शन करती हैं। उसके बाद क्या करती है, रेन के दौरान नीचे आ जाती है। जब वो रेन एक्वेटिक एनिमल्स के ऊपर पड़ती है, तो जब वो पड़ती है तो वो ऑक्सीजन की कैपेसिटी कम कर देती है सी में, और क्लोजन भी बहुत सारी चीज़ें करती हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। तो इसलिए फ्यूल्स का कम से कम यूज़ करें ताकि हमारी अर्थ हील हो जाए। वैसे इस वक्त लॉकडाउन के दौरान कैसे हील हुई अर्थ, आपको पता लग ही गया होगा, क्योंकि लोग कहीं जा नहीं रहे हैं, कोई पेट्रोल नहीं यूज़ कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही, कितना कुछ नहीं हो रहा, और एसिड रेन भी नहीं हो रही। तो वही चीज़ मैं आपको कहती हूँ कि फ्यूल्स कम से कम यूज़ कीजिए, और एट एन इंडिविजुअल लेवल तो यूज़ करिए ही नहीं, समझ गए। अपने पापा को कहिए कि हमारी उंगली पकड़ के हमें स्कूल छोड़ के आए, हमारा हाथ पकड़ के जाएँ, हमारे साथ बातें करें, ना कि मोटरसाइकिल में 5 मिनट में छोड़ के बम में चल जाए, ठीक है। ये भी आपके सोशल रिलेशनशिप्स के काम आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपके आसपास कोई भी 8th का बच्चे या फिर कोई भी साइंस में इंटरेस्टेड है तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज़ दबा दीजिए। स्टे होम, कीप लर्निंग।